नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 20 जून 2022 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज है? तो भाई अग्निपथ, ये जो स्कीम है ये तो परमानेंटली न्यूज में। अग्निपथ के अंदर जो अलग अलग स्ट्रीम्स है, आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इन्होंने क्या अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम तो रिक्रूटमेंट चालू रखेंगे, अग्निपथ स्कीम को बैक ट्रैक नहीं किया जाएगा। उधर आप देखो तो भारत बंद की कॉल आ रही है, देश बंद करो अग्निपथ स्कीम के ऊपर। तो ओवरऑल चीजें सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। इसके ऊपर कोशिश करूंगा एक अलग वीडियो बनाने की। यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में 111 अफगान हिंदूज और सिख्स को इमरजेंसी वीजा दिए गए। अफगानिस्तान में क्या बुरे हालात हैं, इसकी बात करेंगे। एक बार एक ऑर्फन आफ्टर केयर होम को निकल के बाहर चला जाता है तो उसके बाद फिर उसका सारा खर्चा पढ़ाई कर रहने का ये सरकार उठाए, ऐसा जरूरी नहीं है, ये हाई कोर्ट ने बोला है। इंडिया बांग्लादेश मिलकर कैसे रिवर मैनेजमेंट के ऊपर काम करेंगे, इसको बोला गया है। दलित्स के अगेंस्ट क्राइम को चेक करने की जरूरत है, इसके बारे में न्यूज पार्टिकल्स को देखेंगे। प्राइवेट नेटवर्क्स को अगर आप स्पेक्ट्रम एलोकेट कर रहे हो तो उनके ऊपर सेम सेट ऑफ कंडीशंस और रूल्स लागू हो जो कि टेलीकॉम नेटवर्क के ऊपर लागू कर दिए जाते हैं, ये जरूरी है। और एक चाइल्ड के पास दोनों पेरेंट्स का एक्सेस होना चाहिए। ये माँ है, ये बाप है, ये आपस में लड़ रहे हैं और बच्चा बीच में एकदम बड़बड़ाया सा घूम रहा है। तो कई बार होता है कि कपल एक्सचेंज हो जाते हैं और बच्चे की कस्टडी या तो माँ को दे दी जाती है या बाप को दे दी जाती है। अब उस केस में माँ के पास अगर कस्टडी है तो वो बहुत सारे केसेस में चाहते हैं कि बाप का एक्सेस ना रहे बच्चे के पास। बाप के पास कस्टडी तो बाप चाहता है माँ का एक्सेस ना रहे बच्चे के पास। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये नहीं हो सकता है। अगर हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख पा रहे हैं, मत देखो, लेकिन बच्चों के पास दोनों पेरेंट्स का एक्सेस होना चाहिए। आप एक्सेस ब्लॉक नहीं कर सकते। तो सुप्रीम कोर्ट यहां पे क्या कह रही, इसको समझेंगे। वर्ड ऑफ द देख लेते हैं। इमेंसिपेशन क्या मतलब है? टू फ्री फ्रॉम रिस्ट्रेन, कंट्रोल और पावर ऑफ अनदर, स्पेशली टू फ्री फ्रॉम बॉन्डेजेस, किसी के कंट्रोल में नहीं रहना, किसी दूसरे कंट्रोल से बाहर रहना, इसको आप इमेंसिपेशन बोलते हो। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप में आपको लेक्चर की पीडीएफ और लेक्चर की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें। इसके एंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के और सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प करें, दैट इज स्पेसिफिकली वेरी वेरी हेल्पफुल। आज की पहली न्यूज देखते हैं। इंडिया ने इमरजेंसी बेसिस पे 111 अफगान हिंदूज और सिख्स को वीजा दिया है। देखिए, टेररिस्ट अटैक हुआ है काबुल के गुरुद्वारे में और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशंस में हमारे त्रिमूर्ति साहब ने भी आवाज उठाई है। एक तरफ जब इंडिया के अंदर धर्म पे नाम पे कुछ होता है तो ओवरऑल आप ये कहने लगते हो कि भाई बहुत गलत हो रहा है और इंडिया में माइनॉरिटीज को दबाया जा रहा है, और जब दूसरी तरफ अफगानिस्तान के अंदर एक गुरुद्वारे में माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, खासकर तब जब अफगानिस्तान के अंदर केवल 159 माइनॉरिटीज है, उस केस में पूरी दुनिया शांत है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कॉपरेशन शांत है, यूएसए शांत है, वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ भी नहीं बोल रहा, बहरीन कुवैत सबके मुंह बंद हो गए। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चल पाएंगे आप रिलीजन फोबिया को लेके। इब्राहिमिक रिलीजन्स के ऊपर जब आवाज उठाई जाती है, इस्लाम क्रिश्चियनिटी इन सब के ऊपर आवाज उठाई जाती है, पूरी दुनिया बोलती है। और जब ओवरऑल हिंदूज और सिख्स को मारा जाता है तो कोई कुछ नहीं बोलता है। इस बात को लेके इंडिया ने इंटरनेशनल एरेना में आवाज उठाई है। तो पूरी दुनिया को यहाँ पे दुनिया के स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स पता चल रहे हैं और ये डबल स्टैंडर्ड्स चल नहीं पाएंगे। एक धर्म में कुछ हो, पूरी दुनिया बोले, दूसरे धर्म में हो कुछ ना बोले, तो ये चीज नहीं हो पाएगी। इंडिया का ऑफिशियल स्टैंड है यूनाइटेड नेशंस में। बहरहाल 111 हिंदुओं और सिखों को यहाँ पे इमरजेंसी बेसिस पे इंडिया के द्वारा वीजा दिया गया है। ये जो वीजा एप्लीकेशन थी सितंबर 2021 में रखी गई थी। इस्लामिक स्टेट इन खुरासन प्रोविंस, एक टेररिस्ट ग्रुप ने इस गुरुद्वारे के ऊपर अटैक कर दिया, ये बोल के कि चूंकि बीजेपी स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल ने उल्टे सीधे रिमार्क्स दिए यहाँ पे प्रॉफिट साहब के अगेंस्ट, तो इस बात का हम बदला ले रहे हैं और इस बदले के तौर पे जो काबुल में गुरुद्वारा है इसके ऊपर अटैक कर दिया गया। अगस्त 2021 के बाद से केवल 159 माइनॉरिटीज हैं अफगानिस्तान के अंदर। तालिबान का कंट्रोल आ चुका है अफगानिस्तान के अंदर, तो इन माइनॉरिटीज को इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वर्ल्ड फोरम के प्रेसिडेंट है पुनीत सिंह चंदोके, ये लगातार भारत सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी हिंदूज और सिख फंसे हुए अफगानिस्तान से में उनको बाहर निकाल के इंडिया पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने अपने वीजा के लिए 12 सितंबर 2021 को अप्लाई किया था, बट सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से इनका वीजा ब्लॉक कर दिया गया। हालांकि अब इनको यहां पे वीजा दिया गया है। बेसिकली अगर आप देखो तो पिछले साल ही 163 मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी को ई इमरजेंसी एक्स मिसलेनियस वीजा दिया गया था जब तालिबान का कंट्रोल आया था। यह भी मैं आपको बता दूं कि पिछले साल इमरजेंसी में बहुत सारे लोग जो कि अफगानिस्तान से इंडिया में आ गए थे, बहुत सी माइनॉरिटीज, लगभग 11 लोग वापस लौट गए थे अफगानिस्तान में पर्सनल रीजंस की वजह से। देखिए समझिए, ये जो हिंदूज और सिख हैं ये लंबे समय से अफगानिस्तान में रहते थे, अपने आप को अफगान मानते थे। अब वो अलग बात है कि जब तालिबान आया तो उनको भागना पड़ा, लेकिन बहुतों की प्रॉपर्टी, बहुतों के रिश्तेदार अफगानिस्तान में छूट गए थे, तो कुछ लोग उस प्रेम में वापस चले गए
लेकिन अब वो फिर से यहाँ पे आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान अब माइनॉरिटीज के रहने लायक बचा ही नहीं है। ठीक है, कुछ 80 मेंबर्स सिख कम्युनिटी के ऐसे थे जो कि दुबई और रशिया भाग गए और वहां से इंडियन वीजा का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो फाइनली इंडिया के अंदर आ सके, क्योंकि एक ही कंट्री है इस समय पे इंडिया जो कि इन माइनॉरिटीज को सपोर्ट देने की कोशिश कर रही है। रही बात इस्लामिक स्टेट की अटैक की, तो जो इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस है, इस्लामिक स्टेट का मिलिटेंट ग्रुप है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आईएसकेपी ने अटैक किया काबुल के गुरुद्वारे के ऊपर, तो तालिबान के जो फाइटर्स थे वो इस अटैक को रिपेल कर रहे थे। आईएसकेपी के जो टेररिस्ट थे उनको पीछा ढकेला तालिबानी फाइटर्स ने। बट कहीं ना कहीं तालिबान इस बात को प्रूव कर चुका है कि वो माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अफगानिस्तान के अंदर। तो ओपनली यहां पे हिंदूज और सिखों को मारेंगे, ऐसा यहां पे आईएसकेपी बोल रहा है। क्यों? बदला निकालने के लिए। और इस पर्टिकुलर अटैक के लिए पूरी दुनिया में कहीं से भी किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म या कंडोलेंस नहीं आया। इस्लामोफोबिया, ये जो धर्म के फोबिया, रिलीजियोफोबिया, हिंदू फोबिया, ओवरऑल धर्म के नाम पे जो भी सेग्रीगेशन है, जब इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड्स उभर के आते हैं दुनिया भर की कंट्रीज की तरफ से, तब सबकी आंखें खुल जाती हैं कि कौन कैसे सोचता है। जीएस पेपर 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट में ये न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज है टेलको सीक क्लियर नॉर्म्स फॉर कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स। देखिए, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि भाई जो कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क्स को आप स्पेक्ट्रम एलोकेशन कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो आप उनके ऊपर भी वही लाइसेंस फीस लगाइए, आप उनके ऊपर भी वही जीएसटी पेमेंट के रिक्वायरमेंट्स लगाइए, उनके ऊपर भी वही टेक्निकल और रेगुलेटरी सेफगार्ड्स इंप्लीमेंट होने चाहिए। और इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि ये जो प्राइवेट स्पेक्ट्रम एलोकेटर्स हैं, एलोकेशंस जिनको मिल रहे हैं, ये प्राइवेट रहे, आइसोलेटेड रहे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अंदर कौन कौन से सेल्यूलर ऑपरेटर्स हैं। तो इसके अंदर आता है रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया। मतलब इंडिया की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं वो बनाती हैं किसको? सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया को। अब इन टेलीकॉम कंपनीज का पहले तो यह डिमांड थी कि भाई आप इंडस्ट्री वर्टिकल्स में स्पेक्ट्रम प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क्स को एलोकेट मत करो। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल आप गूगल की बात करो, तो गूगल क्या है? एक प्रकार की कंपनी है, बड़े स्केल में इंटरनेट पे इसका काम है। फेसबुक हो गया या फिर कोई कैप्टिव नेटवर्क हो गया जो कि लोकल लेवल पे आप कह लीजिए इंटरनेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये सोच रहे थे कि हमें डायरेक्ट स्पेक्ट्रम मिल जाए। पहले क्या था कि जो स्पेक्ट्रम एलोकेट किया जाता था बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज को एलोकेट किया जाता था, एयरटेल को, ठीक है ना, जियो को, और फिर जो छोटे लेवल के प्लेयर्स हैं उनको एयरटेल और जियो से इंटरनेट खरीदना पड़ता था। तो एयरटेल और जियो जो भी इंटरनेट के रेट चार्ज करेंगे वो देने पड़ेंगे। अब गूगल जैसी कंपनी ने क्या सोचा कि जो हमारा इंटरनेट ऑपरेशन बहुत बड़ा है तो हम सीधे सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदते हैं। सरकार फ्रीक्वेंसी वेव्स बेच रही है, तो सरकार ने फ्रीक्वेंसी वेव्स भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया को ही बेची। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो कि अपनी प्राइवेट ऑपरेशंस चलाने के लिए स्पेक्ट्रम खरीदना चाहते हैं उनको भी यहां पे सरकार ने बोला कि भाई हम उनको बेच देंगे। मतलब कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स जो कि ओपनली इंटरनेट की सर्विसेज को दुनिया में नहीं बांट रहे हैं, लेकिन इंटरनेट की फील्ड में उनका बड़ा काम है, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया गूगल, इन सबको हम प्राइवेट स्पेक्ट्रम की एयरवेव्स बेचेंगे। अब इस बात को लेके सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाराज है, जियो एयरटेल जैसी कंपनियां नाराज हैं। बट ये कंपनियां बोल रही चलो ठीक है भाई, आप अगर उनको नेटवर्क बेच रहे हो बेचो, स्पेक्ट्रम बेच रहे हो बेचो, लेकिन उनसे भी लाइसेंस फीस लो, उनसे भी जीएसटी लो, उनके ऊपर भी वो सारे टेक्निकल और रेगुलेटरी सेफगार्ड लगाओ जो आपने हमारे ऊपर लगाए। अब लाइसेंसिंग फीस को लेके काफी बड़ा इश्यू चल रहा है। लाइसेंसिंग फीस में जो कंपनी का रेवेन्यू मॉडल होता है वो तक शेयर करती है सरकार। अब किस हद तक इन प्राइवेट कंपनियों से इनका रेवेन्यू लिया जाएगा वो देखना बाकी है। इसको लेके काफी लिटिगेशन हो सकती है। तो आप समझिए, ये जो सीएनपीएन है जिनको यहां पे प्राइवेट टेलीकॉम स्पेक्ट्रम बेचा जा रहा है, कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क्स, इनको सिर्फ मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन की परमिशन मिलनी चाहिए। मतलब जिन जगह पे इनका बिजनेस चल रहा है वहां पे जितनी मशीन है वो मशीन से आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहे, सिर्फ इसलिए इनको स्पेक्ट्रम एलोकेशन दो। ये पब्लिक नेटवर्क के साथ इंटरफियर ना करें। सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन नॉर्म्स इनके ऊपर लगने चाहिए। हर यूजर की ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए, उसका आईपी रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, देखिए, चूंकि आप पूरी की पूरी एयरवेव्स, पूरे का पूरा एक छोटा सा स्पेक्ट्रम दे रहे हो इन प्राइवेट कंपनीज को, तो इनके नेटवर्क में अगर छोटा सा भी ब्रीच होता है तो वो ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा सीओएआई का बोलना है। एक्चुअली में सीओएआई की जल गई है। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया में जो जियो एयरटेल वगैरह जैसी कंपनीज थी, वोडाफोन, इनका क्या था कि सारी वेव्स हमको दे दो फिर इंटरनेट हम बांटेंगे, लेकिन अब वो यहां पे हो नहीं पाया है।
अब बड़ी बड़ी कंपनी जो कि मेजर कस्टमर्स थी टेलीकॉम कंपनीज की, उनको खुद का स्पेक्ट्रम मिल गया, तो स्पेक्ट्रम के अंदर वो अपने फोन वगैरह भी चला सकते हैं, उस स्पेक्ट्रम के अपने इंटरनेट भी चला सकते हैं। तो इन नेटवर्क्स के ऊपर एक लगाम रहे, ये टेलीकॉम नेटवर्क्स को कंपीट, क्योंकि अब देखिए एक डर भी है, कल की डेट में गूगल और फेसबुक जैसी कंपनी अपनी खुद की टेलीकॉम कंपनी ना लॉन्च कर दे, इस बात का भी तो डर है इन कंपनियों को। तो इसीलिए ऐसा सीओएआई कह रहा है कि भाई इन इंटरनेट कंपनीज के ऊपर, इन सीएनपीएन के ऊपर लगाम लगाने की जरूरत है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इस्तेमाल करते हैं, इसकी वेटिंग होनी चाहिए, इसको क्लियरेंसेस मिलने चाहिए नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट से। इस प्रकार की बहुत सारी कंडीशन सीएनपीएन के ऊपर लगाने की बात की जा रही है। सीएनपीएन को जो भी कॉल और डाटा के रिकॉर्ड्स हैं वो 2 साल तक स्टोर करने पड़ेंगे, कमांड लॉग्स को 3 साल तक स्टोर करके रखना पड़ेगा, जियो पॉलिटिकल साइबर सिक्योरिटी रिस्क को वेटिंग करनी पड़ेगी, जो भी इनके सर्वर्स हैं वो इंडिया के अंदर होने चाहिए। अब गूगल के सर्वर्स कहाँ है इंडिया के अंदर? तो सीओएआई की जो भी डिमांड है वो किस हद तक सीएनपीएन के ऊपर भारत सरकार लागू करेगी, ये एक चीज है जो आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा। जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन और डिफेंस में पर्टिकुलर न्यूज आपको काम आएगी। फिर अगली न्यूज ये है कि भारत सरकार ऑर्फन, एक बार ऑर्फन आफ्टर केयर होम को या केयर होम को छोड़ देता है, उसके बाद लीगली उसको फाइनेंशियल एड दे, भारत सरकार इसके लिए लायबल नहीं है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि भाई देखिए, असल में एक्चुअली में एक इंडिविजुअल है यहाँ पे दीपक, ये आफ्टर केयर होम में रहा 23 साल तक। 23 साल तक इसने आफ्टर केयर होम छोड़ दिया, लेकिन इसका होटल मैनेजमेंट का एक कोर्स चल रहा था और वो उस होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए चाहिए थे पैसे, तो इसके पैसे सरकार उठाए, इस बात की गुहार लेके ये दिल्ली हाईकोर्ट में चला गया। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि एक बार केयर होम एक इंडिविजुअल ने छोड़ दिया तो उसके बाद सरकार यहाँ पे लायबल नहीं है पैसा देने के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट के जो जशवंत शर्मा साहब है, इनका क्या बोलना है कि भाई डीपीएसपी क्यों बनाए गए थे? डीपीएसपी इसीलिए तो बनाए गए थे, डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करते हैं, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा कि हमारी सरकार के पास इतने पैसे नहीं है कि हम बड़े स्केल पे वेलफेयर स्टेट के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट कर पाए। इसलिए ये एक हार्श रियलिटी है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम्स को चलाने के लिए जिस लेवल का पैसा चाहिए हमारी सरकार के पास नहीं है, बजटरी कंस्ट्रेंट्स हैं। तो एक बेसिक हेल्प तो हमें देनी है, लेकिन एक परमानेंट हेल्प वो हम नहीं दे सकते। अभी जो दीपक नाम का जो इंडिविजुअल है, ये एक ऐसे ऑर्फनेज में रहा 21 साल तक, जो कि रन किया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। 2002 से ये रह रहा था। फिर 21 साल की उम्र पे इसने एक एक्सटेंशन डाला कि मेरा एक प्रोफेशनल कोर्स चल रहा है, मुझे वो कोर्स कंप्लीट करने दिया जाए। तो 21 साल से 23 साल तक रहने की जो इसकी परमिशन थी इस ऑर्फनेज में, इसको यहां पे अप्रूव किया गया। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा। ये जो ऑर्फनेजेस सेटअप किए गए थे, ये सेटअप किए गए थे अंडर जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 एंड जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन मॉडल रूल्स 2016। अब ओवरऑल 21 साल तक आप एक आफ्टर केयर होम में रह सकते हो। एक स्पेशल बेसिस पे मिस्टर दीपक की परमिशन एक्सेप्ट की गई कि ठीक है भाई, आप 21 साल से लेकर 23 साल तक आफ्टर केयर होम में रहो। तो जब 21 साल का 2017 में हो गया था दीपक, इसको 2 साल का एक्सटेंशन मिल गया, ये 4 अगस्त 2019 तक रह सकता था आफ्टर केयर होम में 23 साल की उम्र तक। लेकिन इसने क्या किया कि अपने आप को एक होटल मैनेजमेंट के कोर्स में इसने परस्यू किया। पहले इसने बीए किया, बीए का खर्चा इसका डिपार्टमेंट ने उठाया, फिर इसने अपने आप को होटल मैनेजमेंट के कोर्स में एनरोल किया। अब 23 साल की उम्र पे इसने आफ्टर केयर होम छोड़ दिया, लेकिन इसने सरकार से मदद मांगी होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए। सरकार ने मदद देने से मना कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट में मदद देने से मना कर दिया। तो दीपक के बिहाफ पे यहाँ पे जो लॉयर्स हैं, एडवोकेट पंखुड़ी गुप्ता फॉर एडवोकेट तुषार सिंह, ये दिल्ली हाईकोर्ट में क्या बोल रहे हैं कि भाई इस इंडिविजुअल को भारत सरकार की तरफ से मदद आनी चाहिए होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह बोला कि देखिए, ऑलरेडी इस इंडिविजुअल की आफ्टर केयर होम में रहने की रिक्वेस्ट को 21 साल से 23 साल तक एक्सटेंड किया गया। इसके बीए प्रोग्राम के पैसे भारत सरकार के द्वारा दिए गए। अब ये इसको होटल मैनेजमेंट करना है, हम समझते हैं कि इसकी एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको प्रेसिडेंट बना दें। अगर इस प्रकार से हम हेल्प करने लगे तो बजटरी कंस्ट्रेंट हमें हेल्प करने के लिए मना नहीं करेंगे। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हम वेलफेयर स्टेट बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं इंडिया को, लेकिन अगर एक इंडिविजुअल की सारी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स को सरकार उठाएगी तो सबके उठाने पड़ेंगे, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा, और इतना सरकार के पास पैसा नहीं है। समझ गए? तो नो डाउट पेटिशनर का जो यहाँ पे इंटेंशन है पढ़ने का होटल मैनेजमेंट, वो इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन उस इंटेंशन को फुलफिल किया जाए भारत सरकार के ऊपर ये कंडीशन इंपोज नहीं की जा सकती। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला। जीएस पेपर 2 जुडिशरी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इंटरवेंशन वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन न्यूज आपको काम आएगी। फिर भाई अलग अलग स्टेट्स को बोला गया कि भाई दलित्स के अगेंस्ट जो क्राइम्स हो रहे हैं इसको आप चेक करिए। देखिए,
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को एक एडवाइजरी इशू की है और बोला है कि दलित के अगेंस्ट जहां जहां पे भी एट्रोसिटीज हो रही हैं, जो जो भी एरियाज हैं जहां पे दलित के अगेंस्ट एट्रोसिटी हो सकती है, वहां पे प्रॉपर मैन पावर, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप किया जाए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जाए, एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के अंदर जो भी केसेस रजिस्टर किए गए हैं, अगर 60 दिन से ज्यादा हो चुका है और वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, तो एक डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का ऑफिसर यहां पे आपको डिप्यूट करना है, जो कि इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन प्रोएक्टिव बेसिस पे करेगा। एफआईआर को फाइल करने में डिले नहीं होने चाहिए। एससी एसटीज के अगेंस्ट जो ऑफेंसेज हैं उनको प्रॉपर तरीके से टेकअप करना है प्रोएक्टिव बेसिस पे। अंडर रिपोर्टिंग नहीं होनी चाहिए, पुअर गवर्नेंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ होना चाहिए और एससी एसटी रिलेटेड क्राइम्स में कन्विक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट 2018 में ये जो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, इसमें एक अमेंडमेंट किया गया था और ये बोला गया था कि अगर आपको एससी एसटी के अगेंस्ट ऑफेंस में एफआईआर फाइल करनी है तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने की भी जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल एमएचए के द्वारा अलग अलग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज को यह बोला जा रहा है कि अगर एससी एसटीज के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से एक्शन लेना है, किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरतनी। ठीक है, और दलित के अगेंस्ट जो भी केसेस ऑफ एट्रोसिटीज रिपोर्ट हुए हैं उनका समय समय पे अपडेट लेना, उनको वेट करना, ये सब भी करना है। नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटीज को प्रॉपर समय पे रिपोर्ट वगैरह भी जाती है। ठीक है ना। अगर ट्रायल ऑफ केसेस में डिले हो रहा है तो आपको कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें डिस्ट्रिक्ट जज, कलेक्टर, सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस ये सब होंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होंगे और ये समय समय पे मॉनिटर करेंगे कि क्यों केसेस का जो आप कह लो इन्वेस्टिगेशन है, फॉलो अप है, वो पेंडिंग है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन और वेलफेयर ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन में यूज काम आएगी। फिर इंडिया और बांग्लादेश को मिलकर रिवर मैनेजमेंट पे काम करना चाहिए। जयशंकर साहब ने बोला है कि इंडिया बांग्लादेश मिलकर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट करें रिवर्स का। 7वां राउंड चल रहा है इंडिया बांग्लादेश ज्वाइंट कंसल्टेटिव कमीशन का और जयशंकर साहब ने अपने काउंटर पार्ट ए अब्दुल मेमन को यहां पे इन्वाइट किया और बोला कि इंडिया चाहता है बांग्लादेश के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, फिनटेक और साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में काम करना। हम बांग्लादेश की मदद करना चाहते हैं फ्लड और रिलीफ एफर्ट्स में। ओवरऑल देखा जाए तो राइपेरियन डायमेंशन के ऊपर यहां पे बातचीत हुई। आपको पता है इंडिया और बांग्लादेश 54 रिवर शेयर करते हैं, तो एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सस्टेनेबल तरीके से वाटर का यूज, प्रॉपर तरीके से वाटर के पानी का यूटिलाइजेशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर बातचीत जरूरी है। एक और जो बर्निंग मुद्दा है वो तीस्ता वाटर। इंडिया और बांग्लादेश ने अपने लैंड बॉर्डर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया थ्रू द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट ऑफ 2015। देखिए, इंडिया और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो 4100 किलोमीटर का है। 1947 का जो रेडक्लिफ अवार्ड था ना, जिसमें इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान की बाउंड्री सेटअप की गई थी, वही बांग्लादेश की और इंडिया की बाउंड्री बन गई। लेकिन इसमें कुछ इश्यूज निकल के आए। क्या इश्यूज थे? इश्यूज ये थे कि 111 इंडियन इनक्लेव्स बांग्लादेश साइड ऑफ बॉर्डर पे थे और 51 बांग्लादेशी इनक्लेव्स इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर पे थे। तो इंडियन साइड ऑफ बॉर्डर पे बहुत सारे बांग्लादेशी फंसे हुए थे और बांग्लादेशी साइड ऑफ बॉर्डर पे बहुत सारे इंडियंस फंसे हुए थे और इनको प्रॉपर इंसेंटिव, राइट्स, फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही थी। तो ये जो 1974 का लैंड बॉर्डरी एग्रीमेंट था, ये चीजों को सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, लेकिन इसने चीजों को आइडेंटिफाई किया। 2011 में एक एडिशनल प्रोटोकॉल आया और फाइनली 2015 में चीजें सॉल्व की गई थ्रू द लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ऑफ 2015। जितना भी इलाका था बांग्लादेशी इनक्लेव्स का इंडिया के अंदर, वो इंडिया के पास आ गया और जितना भी इलाका था इंडिया का बांग्लादेश में, वो बांग्लादेश के पास चला गया और ओवरऑल लोगों को भी यहां पे प्रॉपर तरीके से एक्सचेंज किया गया, कंपनसेशन वगैरह दिया गया और ओवरऑल इलीगल इमिग्रेशन के मुद्दे को भी यहां पे बहुत हद तक रिजॉल्व किया गया। इसमें कुछ स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया को नुकसान हुआ लैंड टेरिटरी में, बट कुछ इश्यूज परमानेंटली रिजॉल्व हुए। ठीक है, फिर इंडिया बांग्लादेश यहां पे ये भी बातचीत कर रहे हैं कि जो रखीने स्टेट ऑफ म्यांमार से रोहिंग्याज आके बांग्लादेश में सेटल हुए हैं, लगभग 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्याज बांग्लादेश में रह रहे हैं, इनको कैसे पेसफुली वापस म्यांमार में भेजा जाए। म्यांमार तो इन रोहिंग्याज को लेने के लिए तैयार नहीं है। म्यांमार तो चाहता ही था कि ये रोहिंग्याज छोड़ के चले जाए म्यांमार, वो बांग्लादेश में आ चुके हैं, अब मुश्किल ही है कि म्यांमार इन रोहिंग्याज को वापस ले। तो ये ओवरऑल इश्यूज हैं। इंडिया बांग्लादेश आपस में बैठ के बातचीत करेंगे, रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर बातचीत होगी, रोहिंग्याज रिफ्यूजीज के ऊपर बातचीत होगी, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर बातचीत होगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बाकी चीजों के ऊपर भी जयशंकर साहब अब्दुल मोमेन के साथ बैठ के बातचीत करेंगे। जीएस पेपर 2 इंडिया और नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक चाइल्ड के पास अपने दोनों पेरेंट्स का एक्सेस होना चाहिए। एक चाइल्ड तभी खुश हो सकता है जब वो अपने दोनों पेरेंट्स से मिल सके। दो पेरेंट, हस्बैंड वाइफ, आपस में एक दूसरे की शकल नहीं देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भी एक शकल छोड़नी पड़े, बच्चा दोनों से मिल सके। एक्चुअली में हुआ ये कि राजस्थान के फैमिली कोर्ट ने एक बाप की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया।
वो बाप ने फैमिली कोर्ट में बोला कि भाई मुझे मेरे माइनर सन का एक्सेस दिया जाए, इसकी इंटरिम कस्टडी दी जाए, लेकिन फैमिली कोर्ट ने उसकी पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। स्टेट की हाई कोर्ट ने, राजस्थान हाई कोर्ट ने पिटीशन रिजेक्ट कर दिया। फिर केस पहुंचा किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने क्या बोला कि देखिए, जो लोअर कोर्ट्स बोल रही है, फैमिली कोर्ट बोल रही है, हाई कोर्ट बोल रही है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप एक बाप को बिल्कुल काट नहीं सकते बेटे से। बेटे के बर्थडे पे, बेटे के वीकेंड्स पे, समर वेकेशंस पे बाप जाके बेटे से मिल सकता है। तो आप ये बोलो कि बाप को हम बेटे से मिलने ही नहीं देंगे, ये देखिए गलत है। चाइल्ड के पास दोनों पेरेंट्स का एक्सेस होना चाहिए, दोनों पेरेंट्स का लव और अफेक्शन होना चाहिए। चाहे भले ही माँ बाप एक दूसरे की शकल ना देख पा रहे हो, लेकिन अगर कस्टडी माँ के पास है या कस्टडी बाप के पास है, तो बाप या माँ को बच्चे से बिल्कुल मिलने से रोका नहीं जा सकता। बच्चे की बर्थडे पार्टी पे, वीकेंड पे, समर वेकेशंस पे बाप को परमिशन होनी चाहिए बच्चे से मिलने की। आप पूरी तरीके से बाप को बच्चे से अलग नहीं कर सकते, माँ को बच्चे से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि एक बच्चे के लिए खुशी इसी चीज में है कि उसके पास माँ और बाप दोनों का एक्सेस हो। जिस पेपर 2 जुडिशरी और इश्यूज रिलेटेड चिल्ड्रन में न्यूज आपको काम आएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आज के न्यूज में इतना ही था। आई होप आपको ज्यादा कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जरूर जाइएगा। कुछ एक्स्ट्रा न्यूज के बारे में आपको जानकारी हो तो वो भी आप नीचे लिख सकते हैं, ताकि बाकी लोग पढ़ के सीख सकें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय, ध्यान रखिए अपना।